हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रोहित कुमार, विद्या कोचिंग सेंटर, अदमापुर सासाराम, रोहतास से। तो आज हम देखेंगे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का कि राष्ट्र है। तो इसका उत्तर है कि राष्ट्रवाद क्या है। का उत्तर सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच और भावना करना में राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना भौगोलिक सांस्कृतिक में रहने वाले की भावना बनाती है, तो हम राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी फिर से एक बार रिपीट कर, माने अर्थ में का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव का विकास करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। अर्थात राष्ट्र का एक भावना है जो किसी विशेष व्यक्ति, संस्कृति या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की भावना बनाती है, उसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण की बधाई क्या थी। तो इसका उत्तर है, जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थीं। पहला था लगभग 300 छोटे बड़े राज्य। दूसरा है, इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं। और तीसरा है, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप करना। और पांचवा है, मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। यानी ये सब क्या थी, जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख बाधाएं थी। तो लिखिए, ये रहा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि 1830 और 1848 1830 और 48 के समान विशेषताएं क्या थी। तो उत्तर है इसका पहला है कि सभी क्रांतिकारी क्रियावादी शासन की समाप्ति चाहते थे। दूसरा है, तीसरा है, वे वैज्ञानिक शासन की मांग कर रहे थे। तभी थी और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा मुख्य मुद्दा था। तो ये हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न, चौथे प्रश्न की ओर। तो चौथा प्रश्न देखिए क्या है, इटली के एकीकरण में काबुल की भूमिका का उल्लेख करें अथवा काबुल का संक्षिप्त विवरण दे, परिचय दें। तो उत्तर है, काबुल को इटली के एकीकरण का राजनीतिज्ञ कहा जाता है। 1850 में वह सार्डिनिया के राजा विक्टर एमेनुअल को प्रधानमंत्री एवं 1892 में प्रधानमंत्री बना दिया। ठीक है, विक्टर एमेनुअल का मंत्री एवं 1892 में प्रधानमंत्री बना दिया। उसने सैनिक और आर्थिक सुधारों द्वारा सार्डिनिया की स्थिति सुदृढ़ की। पेरिस शांति सम्मेलन में उसने इटली के एकीकरण का प्रश्न उठाया। 1859 में ऑस्ट्रिया को पराजित कर काबुल ने प्रश्न देखिए क्या है, हंगरी के राष्ट्रवादी आंदोलन में कोसुथ के योगदान का वर्णन करें। उत्तर है, हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कोसुथ तथा फ्रांसिस डिक ने किया। कोसुथ लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। उसने वर्गहीन समाज के विचारों से जनता को परिचित कराया, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कोसुथ ऑस्ट्रियाई अधीनता का विरोध कर यहाँ की व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा। छठा प्रश्न है, लौह एवं रक्त की नीति क्या थी। तो इसका उत्तर है,
कि लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से पूरे जर्मन प्रदेश का एकीकरण करना था। यही थी लौह रक्त की नीति। 7वां प्रश्न, जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण से के पहले आर्थिक एकीकरण कैसे हुआ? तो इसका उत्तर है कि सन 1815 से 1848 के मध्य जर्मनी के औद्योगिकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। कोयला और खनिज उद्योग का विकास हुआ, रेल लाइनों का प्रसार हुआ। 1834 में प्रथा की पहल पर जालवेराइन शुल्क संघ की स्थापना हुई। इस प्रकार जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण हुआ। 8वां प्रश्न है, जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की थी? तो जर्मन राइन महासंघ की स्थापना नेपोलियन ने की। अगला प्रश्न 9वां कि मेजनी कौन था, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। मतलब कह सकते हैं कि इटली के एकीकरण का मसीहा कौन है? तो मेजनी, या पैगंबर भी मेजनी है, जो मसीहा है वहाँ के एकीकरण का। वह साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। वह क्या था कि वो जर्मनी में मेजनी जो था इटली के एकीकरण का था, वो साहित्यकार तथा गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और योग्य सेनापति भी था वहाँ का। अपने गणतंत्रवादी उद्देश्यों पर प्रचार के लिए उसने 1831 में यंग इटली की स्थापना कर दी। यानी क्वेश्चन हो सकता है 1 नंबरिया ऑब्जेक्टिव प्रश्न कि यंग इटली की स्थापना, यंग जो इटली है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1831 में। मेजनी का उद्देश्य ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त करवाना तथा संपूर्ण इटली का एकीकरण करना था। तो यूरोपीय क्यों विख्यात है? तो उत्तर है, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वह घोर प्रतिक्रियावादी क्रांति के संदेशों का कट्टर विरोधी एवं पुरातन व्यवस्था बनाए रखने का समर्थक था। उसने जिस प्रकार की व्यवस्था यूरोप में स्थापित की उसे मेटरनिक व्यवस्था कहा जाता है। अपनी इस व्यवस्था के कारण वह यूरोपीय इतिहास में विख्यात है। 11वां प्रश्न है कि युग क्या है? तो इसका उत्तर है, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वियना कांग्रेस के द्वारा यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था तथा राष्ट्रवाद एवं गणतंत्र का विरोधी था। 1848 की क्रांति के द्वारा मेटरनिक युग की समाप्ति हो गई। अगला प्रश्न, यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट की तरह सहायक हुआ? तो इसका उत्तर है, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति के पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीतिक को अभिजातवर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नौ युग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के भौगोलिक नाम की परिधि से उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की सुधारवादी नीति के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्ति पूर्ण विक्षोभ भी जगा। तो ये रहा मेरा अगला 14वां प्रश्न कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों का उल्लेख करें। तो 1932 में यूनान को एक स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। यद्यपि इस प्रक्रिया में गणतंत्र की स्थापना नहीं हो सकी, परंतु एक स्वतंत्र राष्ट्र का उदय ने मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति को गहरी ठेस लगाई। प्रतिक्रियावाद के विरुद्ध राष्ट्रवाद की विजय हुई। यूनानियों के विजय से 1830 के क्रांतिकारियों की प्रेरणा मिली। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के परिणाम स्वरूप बाल्कन क्षेत्र के अन्य में
भी राष्ट्रवादी आंदोलन आरंभ करने की चाह बढ़ी। 13वां प्रश्न है कि विलियम वन के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? तो इसका उत्तर है कि विलियम वन प्रसा का राजा जाना जाता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस से, मतलब जो विलियम वन प्रसा का राजा था वह जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित करने किए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। 62 में विलियम वन जर्मनी के एकीकरण को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ नियुक्त किया। का जर्मनी का प्रसा के नेतृत्व और तलवार की नीति से होगा। अतः अगर विलियम वन बिस्मार्क को चांसलर न बनाया होता तो बिस्मार्क के लिए जर्मनी का एकीकरण असंभव प्रतीत होता। वियना का क्या उपलब्धियां हैं? तो इसका उत्तर है कि वियना सम्मेलन की मुख्य उपलब्धियां थीं। नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया। फ्रांस और स्पेन में बुर्बो राजवंश को फिर स्थापित किया गया। फ्रांस में लुई 18वां को राजगद्दी सौंपी गई। इटलियाई राज्य परिवार के सत्ता सौंपी गई। नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्यों के जर्मन महासंघ को भंग नहीं किया गया। इस प्रकार वियना व्यवस्था द्वारा यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन कर पुरानी सत्ता को बहाल किया गया। 16वां प्रश्न कि पूंजीवाद क्या है? तो इसका उत्तर है कि पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के सभी कारखानों तथा विपणन में पूंजीपतियों का एकाधिकार होता है। ऐसी व्यवसाय पैमाने पर उत्पादन पूंजीपति अपने निहित स्वार्थ के लिए करते हैं। समाजवाद क्या है? 17वां समाजवाद क्या है? समाजवाद एक ऐसी भावना विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में को एक नया आयाम दिया। समाजवाद उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व की सामूहिक स्वामित्व या धन के वितरण करता है। यह एक शोष उन्मुक्त समाज की स्थापना चाहता है। प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांत के साथ कैसा समय थी? तो समाजवादी व्यवस्था में व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा नहीं थी, परंतु लेनिन ने तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसानों को जमीन का स्वामित्व दिया। व्यक्तिगत स्वामित्व में उद्योग चलाने का भी अधिकार नई आर्थिक नीति में दिया गया। स्पष्टतः यह नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता थी, परंतु इससे सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। 19वां है कि स्टॉलिन का परिचय दीजिए। तो लेनिन के बाद स्टॉलिन के हाथों में आ गई। सोवियत संघ के विकास के लिए उसने 3 पंचवर्षीय योजनाएं द्वारा औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, कृषि शिक्षा में सुधार किया तथा श्रमिकों की स्थिति का बेहतर बनाने का प्रयास किया। साथ ही उसने ऐसी नीति बनाई जिससे सर्वाधिक शासन की स्थापना हुई। रूस की संसद को क्या कहा जाता था? रूस की संसद ड्यूमा कहा जाता है। और 21वां क्वेश्चन, रूस की क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? तो 1917 में ईस्वी में रूसी क्रांति बोल्शेविक दल के नेता लेनिन के नेतृत्व में की गई थी। 22वां प्रश्न है कि रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया कि नहीं? 2 कारणों से स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है कि रूस की क्रांति में पूरे विश्व को प्रभावित किया है। उसके उदाहरण निम्नलिखित हैं। तो इसका पहला है, इस क्रांतिकारी के पश्चात श्रमिक या सर्वहारा वर्ग इस सत्ता रूप में स्थापित हो गई तथा उसने अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। उसने कि रूस क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर 2 खेमों में विभक्त हो गया, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। तीसरा प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी विश्व तथा सोवियत रूस की कर शीत युद्ध की शुरुआत हुई और आगामी 4 दशकों तक दोनों खमा बीच हथियारों की होड़ जारी रही। तीसरा प्रश्न है इसमें कृषि की प्रथा समाप्त हुई।
की समाप्ति जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा 1831 में हुई। आप अक्टूबर की क्रांति क्या है? तो उत्तर है कि 1917 में रूस में जो क्रांति हुई उसे अक्टूबर की क्रांति अथवा बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। यद्यपि यह क्रांति 7 नवंबर 1917 को हुई थी, परंतु पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार वह दिन 15 अक्टूबर 1917 था, इसलिए बोल्शेविक क्रांति अक्टूबर क्रांति भी कही जाती है। शीत युद्ध से आप क्या अभिप्राय है? तो शीत युद्ध प्रत्यक्ष युद्ध न होकर वाक द्वंद्व द्वारा एक दूसरे राष्ट्र को नीचा दिखाने का वातावरण है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी राष्ट्रों पर रूसी पूंजीवादी राष्ट्रों और रूसी के बीच इस प्रकार का शीत युद्ध चलता रहा। 26वां प्रश्न है कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? तो उत्तर है कि रूस में जनसंख्या का बहुत संख्यक भाग कृषक ही थे, परंतु उनकी स्थितितम जनसंख्या का बहुमान अत्यंत दयनीय थी। कृषि दास्ता समाप्त कर दी गई थी, परंतु किसानों की स्थिति में कुछ सुधार नहीं हुआ था। उनके पास पूंजी का अभाव था तथा करों के बोझ से वे दबे हुए थे। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? तो सर्वहारा वर्ग समाज का वैसा वर्ग है जिसमें किसान, मजदूर एवं आम किसान लोग शामिल होते हैं। मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग मजदूरों तथा श्रमिकों का वर्ग था, जो सुविधा विहीन वर्ग था, जिसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। वह पूंजीपतियों के द्वारा शोषित तथा अपेक्षित वर्ग था, यानी पूंजीपति लोग उसको कैसे शोषित किए हुए थे। तो कह रहा है कि 28वां प्रश्न है कि 1881 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या किसने की? तो इसका उत्तर है कि रूस के शासक जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या 1881 ईस्वी में निहिलिस्टों ने कर दी थी। 29वां है राष्ट्रपुटिक कौन था? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपुटिक जार निकोलस द्वितीय का गुरु था, जो एक भ्रष्ट, बदनाम और रहस्यमय पादरी था। रविवार क्या था? तो रूस में 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, परंतु जार की सेना ने इन निहत्थों लोगों पर गोलियां बरसाई, जिससे हजारों लोग मारे गए। इसलिए इस दिन को रूस में खूनी रविवार से जाना जाता है। 21वां प्रश्न है कि रॉबर्ट ओवेन का संक्षिप्त परिचय दें। इंग्लैंड में, तो इसका उत्तर है कि इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। इसलिए इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप श्रमिकों के शोषण को रोकने हेतु ओवेन ने एक आदर्श समाज की स्थापना का प्रयास। स्कॉटलैंड के न्यूलूनार्क नामक स्थान पर एक आदर्श कारखाना और मजदूरों के आवास की व्यवस्था की। इसमें को अच्छा भोजन, आवास और उचित मजदूरी देने की व्यवस्था की गई। 32वां प्रश्न है माइली गांव हत्याकांड का परिचय दें। तो इसका उत्तर है कि माइली गांव दक्षिणी वियतनाम का एक गांव था, जहां के लोगों समर्थक मानकर अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को मार डाला, औरतों तथा बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बला किया, फिर उन्हें मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया। अमेरिकी सेना की बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की संपूर्ण विश्व में आलोचना हो गई। 33वां प्रश्न है हो ची मिन्ह के संबंधित। हो ची मिन्ह समाज साम्यवाद के प्रभावित था। क्या था कि हो ची मिन्ह जो था साम्यवाद से प्रभावित था। उसने 1925 ईस्वी में वियतनाम क्रांतिकारी दल का गठन किया एवं फ्रांसीसी समाजवाद में लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं के सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की। 1930 ईस्वी में राष्ट्रवादी गुटों को एकत्रित कर वियतनाम कांग सान देंग अर्थात वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की।
व्यापी आर्थिक मंदी एवं फ्रांसीसी सरकार की क्रूरता के कारण हो ची मिन्ह ने राष्ट्रवादी आंदोलन को तीव्र किया। 34वां है प्रश्न कि फ्रांसीसियों ने मेकांग डेल्टा की नहरें क्यों बनवाई, इसका क्या परिणाम हुआ। तो इसका उत्तर है फ्रांसीसियों ने कृषि के विस्तार के लिए मेकांग डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा के लिए नहरें बनवाई। सिंचाई की समुचित व्यवस्था उपलब्ध होने से धान के उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई, जिससे परिणाम स्वरूप 1931 में तक वियतनाम विश्व का तीसरा फल निर्यातक देश बना। तो 34वां फ्रांसीसी ने मेकांग डेल्टा की नहरें क्यों बनवाई, तो इसका क्या परिणाम हुआ। तो फ्रांसीसी ने के विस्तार के लिए मेकांग डेल्टा क्षेत्र में नहरें बनवाई। सिंचाई की समुचित व्यवस्था उपलब्ध होने से धान की खेती और उत्पादक में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई, जिससे परिणाम स्वरूप 1931 में वियतनाम विश्व का तीसरा चावल निर्यातक देश बना। यानी ये जो प्रश्न है 34वां डबल रिपीट हो चुका है दोस्त, तो इसको देखेंगे। हम चलते हैं प्रश्न की ओर। जिनेवा समझौता के प्रावधानों का वर्णन करें। तो 1954 में जिनेवा समझौता के द्वारा इंडो चीन के लाओस और कंबोडिया स्वतंत्र कर गए। दोनों राज्यों में वैध राजतंत्र एवं संसदीय व्यवस्था लागू की गई। वियतनाम का विभाजन अस्थायी रूप से दो भागों में कर दिया गया। पहला उत्तरी वियतनाम और दूसरा है दक्षिणी वियतनाम। दोनों राज्यों की विभाजन रेखा 17वीं समानांतर बनाई गई। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता दी गई। दक्षिण वियतनाम में बाओदाई की सरकार बनी रही। यह भी व्यवस्था की गई कि 1956 में पूरे वियतनाम के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। तो अगला 36वां प्रश्न है कि रासायनिक हथियार नापाम एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। तो इसका उत्तर है अमेरिका के वियतनाम पर आक्रमण में खतरनाक हथियारों, टैंकों एवं बम वर्षक विमानों के व्यापक प्रयोग के साथ साथ खतरनाक रासायनिक हथियारों का भी प्रयोग किया गया। ऐसे ही कुछ रासायनिक हथियारों नापाम बम, एजेंट ऑरेंज। नापाम बम, नापाम एक कार्बनिक यौगिक होता है जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता है जो त्वचा से चिपक जाता और जलता रहता। एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां झुलस जाती थीं तथा पेड़ मर जाते थे। जंगलों को ख़त्म करने के लिए भी इसी का प्रयोग किया जाता था। तो उसका क्या नाम था जंगल को ख़त्म करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वो था हमारा एजेंट ऑरेंज। 36वां प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है कि हो ची मिन्ह मार्ग क्या है, बताएं। तो हो ची मिन्ह हनोई से चलकर लाओस, कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। इसमें सैकड़ों कच्ची पक्की सड़क निकल कर पूरे वियतनाम में जुड़ी हुई थी। यह वियतनामियों का रसद सप्लाई मार्ग था। यह मार्ग काफी मजबूत था। अमेरिका सैकड़ों बार इस बमबारी कर चुका था, परंतु वियतकांग एवं उसके समर्थित लोग तुरंत ही उसकी मदद कर लेते थे। चूंकि हो ची मिन्ह मार्ग वियतकांग की जीवन रेखा थी, अतः अमेरिकी इस पर नियंत्रण करना चाहता था। इसी क्रम में उसने लाओस एवं कंबोडिया पर आक्रमण भी किया, किंतु तीन तरफा संघर्ष में फंसकर वे आपस में उसे वापस होना पड़ा था। मतलब कि अगर तीन तरफा संघर्ष में फंस क्या होना पड़ा, उसको वापस होना पड़ा। सो दोस्त ये था इतिहास के लिए प्रश्न के 37 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप चाहे तो इसको रोक करके लिख सकते हैं या फिर आपको वीडियो के अंत में नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ फाइल भी अपलोड कर दिया गया है। आप वहां से पीडीएफ फाइल चाहे तो लोड करके उसे आप लिख सकते हैं या याद कर सकते हैं। सो दो थैंक्स फॉर वॉचिंग।